नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी वक्त की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसी वक्त से मेरा मतलब ये वो वक्त था जब न तो मोबाइल फ़ोन थे, न कोई मॉडर्न गज़ेट थे, न पब्लिक उतनी सक्षम थी और न पुलिस के पास ऐसी कोई विधा थी कि वो विवेचना में कोई अलग से उसको सहयोग मिल सके। सब कुछ मुखबिर, गवाह, पुलिस के बीच में उलझ कर रह गया था। आज का वाकया है 26 मई 1997, 26 मई 1997। थाना है गोसाईगंज, लखनऊ का थाना है। जब आप रायबरेली की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ बीच में ये थाना पड़ता है। बिल्कुल एकदम लखनऊ से सटा हुआ, शहर से सटा हुआ देहात का थाना है। गांव गुरिया कला, वहाँ के रहने वाले एक राम दशरथ कहार, उनका नाम था पूरा राम दशरथ कहार। 26 तारीख की रात जब वो अपने घर नहीं लौटे तो 27 तारीख की सुबह उनके घर वाले गोसाईगंज थाने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि साहब पता नहीं क्या बात है। वो गए थे अपने किसी दोस्त मित्र से मिलने के लिए, कुछ खेती किसानी का काम भी था। वो रात भर नहीं आए। हम लोग ऐसा कभी होता नहीं है, न किसी ने कुछ उनके बारे में बताया और न उनकी कोई खबर या सूचना लगी। थानाध्यक्ष मौजूद थे, उन्होंने कहा जाइए ढूंढिए, आप पहले शाम को नहीं आए, आप चले आए यहाँ मुकदमा लिखवाने के लिए। बहरहाल पुलिस ने एक कागज पर उनसे लिखवा के गुमशुदगी दर्ज कर ली। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उन्होंने उनके परिजनों से कहा, राम दशरथ के, कि आप लोग जाइए अपने रिश्तेदारियों में आसपास ढूंढने की कोशिश करिए, हो सकता है कहीं शराब पीकर पड़े हों। ये बात बुरी लगी परिजनों को, लेकिन उन्होंने ढूंढना शुरू किया। 28 तारीख की दोपहर के बाद नगराम थाना क्षेत्र के सतई खेड़ा गांव के एक बाग में उसकी सिर कटी हुई लाश मिली। राम दशरथ की उम्र कोई 35 साल थी। जैसे ही वो डेड बॉडी उसकी मिली, फौरन घर वालों ने भाग के थाने को सूचना दी कि साहब आप कह रहे थे जाके ढूंढिए, और वहाँ तो उसकी सर कटी हुई लाश मिली है। फौरन पुलिस हरकत में आ गई। उसे लगा कुछ गड़बड़ हुई है। राम दशरथ के परिजनों से कहा गया कि आप फौरन एक तहरीर दे दीजिए, अभी मैं गुमशुदगी को एफआईआर में तब्दील करके और फिर ढूंढते हैं कि कौन किसने ये काम किया है। घर वालों को जब वो ढूंढ रहे थे और बातचीत हो रही थी, तब उन्हें कुछ लोगों के नाम पता लगे थे जिनके साथ अंतिम बार वो देखा गया था। लिहाजा उन्होंने जब वो तहरीर लिख रहे थे तो सतई खेड़ा गांव के ही एक आदमी विजय को बइस्तबा, यानी शक के बिना पर, यानी जिन पर उन्हें शक था, ऐसे विजय कुमार का नाम उन्होंने उस तहरीर में लिख दिया और ये लिखा कि मुझे आशंका है। जैसे ही ये तहरीर थानाध्यक्ष के सामने आई, थानाध्यक्ष आग बबूला हो गए कि बइस्तबा क्या होता है, कहाँ से तुमको शक हो गया, क्या वजह थी, किसने तुमको बताया, लिखाना है तो सीधे सीधे नामजद कराओ। समस्या ये थी कि नामजद अगर कराएंगे तो ये बताना पड़ेगा कि उनको किसने बताया कि इसी व्यक्ति ने मारा है, किसने देखा। खाली इस बात पर कि मुझे आशंका है वो बइस्तबा के कॉलम में चला जाएगा। बहरहाल जब थानाध्यक्ष ने ज़्यादा जोर दिया तो तहरीर लिखी गई और सीधे सीधे विजय को नामजद करा दिया गया। नामजद तहरीर में पुलिस को बड़ी आसानी हो जाती है। जिसको नामजद किया गया सही नामजद है, गलत नामजद है, कभी पुलिस इस पचड़े में नहीं पड़ती। उस जमाने में और नहीं पड़ती थी। दबिश दिया, पकड़ा, गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। 4 गवाहों के बयान, वादी ही ले आएगा गवाह कि हाँ साहब ये मौके पर थे। जेल भेज दिया, चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी। ट्रायल होगा, अपना वो जाने, उसका काम जाने।
अज्ञात में लिखाने में फिर ढूंढना पड़ता, जाना पड़ता, 10 लोगों से पूछना पड़ता, बयान लिखने पड़ते, दुनिया भर का काम उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाता। थानाध्यक्ष महोदय को लगा कि बिला वजह का तमाशा में घूमना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, जिद करके, डरा के, धमका के उसे नामजद कर दिया। उस जमाने में जीडी में हेर फेर ही पुलिस का कारनामे की जड़ हुआ करती थी। जीडी यानी जनरल डायरी, इसको रोजनामचा आम कहते हैं। आज भी कम से कम उत्तर भारत में पुलिस की लिखा पढ़ी में इसको रोजनामचा आम ही कहते हैं। इसका दूसरा नाम है डीडी यानी डेली डायरी। एक और नाम है डेली एंट्री डायरी। एक और नाम है सामान्य दैनिकी। आजकल हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो उसे सामान्य दैनिकी कहते हैं। बहुत ही सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है। पुलिस की हर गतिविधि का इसी में इंदराज यानी इसी में एंट्री की जाती है। पुलिस थाने की हर गतिविधि का मतलब हर गतिविधि, कौन आया, कौन गया, कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, एफआईआर लिखाने कौन आया। ध्यान रखिएगा कि जीडी और एफआईआर में अंतर है। जीडी में ये सूचना होगी कि फलां शिकायतकर्ता आए और उन्होंने एफआईआर लिखाने के लिए फलां तहरीर दी। तहरीर की डिटेल भी उसी में लिखी होगी, लेकिन वो एफआईआर नहीं होती। एफआईआर हमेशा जिल्द एफआईआर में प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखी जाती है। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, आगे बताऊँगा। कौन दबिश में गया, कितने असलहे साथ में ले गया, कौन सी गाड़ी पर गया, गाड़ी पर ड्राइवर कौन था, कितने सिपाही थे, एक एक का नाम, कितने बजे वो थाने से दबिश के लिए रवाना हुए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले जो क्राइम थे उनकी एंट्री, किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उनकी एंट्री, पुलिसकर्मियों की आमद और रवानगी, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी से गैर हाजिरी अगर किसी की है तो उसका भी इंदराज जनरल डायरी में किया जाता है। छुट्टी से गैर हाजिरी, कोई जब्ती सामान अगर कोई जब्त किया गया है, सामान की कोई बरामदगी हुई है, उसकी भी एंट्री होगी। मेडिकल अवकाश पर कोई गया है तो होगा। मालखाने में जमा माल या सामान, उसके एक एक सामान की एंट्री जनरल डायरी में की जाएगी। मुलजिम की तलाशी में जो सामान मिला है उसकी भी एक एक सामान की एंट्री जनरल डायरी में की जाती है। कानून व्यवस्था में बंदोबस्त का विवरण, कितने सड़क पर लगेंगे, कितने मंच पे लगेंगे, कितने बल्ली पर लगेंगे, पूरा विवरण एक एक पाई पाई का जनरल डायरी में लिखा जाता है। थाने के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो जब थाने से रवाना हुए तो कहाँ ड्यूटी पर गए, किस किस पुलिसकर्मी की कहाँ ड्यूटी है, इसके भी एक एक स्थान का विवरण जनरल डायरी में लिखा जाता है। ये जनरल डायरी में जो एंट्री नंबर 1 होगी 24 घंटे में, वो रात में 12:05 के आसपास लिखी जाएगी और 24 घंटे पूरे होने पर 00 यानी मध्य रात को उसकी अंतिम एंट्री लिखी जाएगी। जीडी नंबर 1 पे टाइम 005 यानी रात में 12:05 पे सामान्य रूप से उसमें पुलिस के किसी गुड वर्क की एंट्री की जाती है। ये टोटका है पुलिस का। गुड वर्क का मतलब आपने कोई कट्टा बरामद किया है, आपने कोई गांजा बरामद किया है, आपने किसी वांटेड को अरेस्ट किया है, तो वो 1 नंबर पे पहले से उसको रखे रहेंगे और 005 पर उसकी एंट्री करेंगे। ये टोटका इसलिए कि 24 घंटे में फिर कोई दूसरी दुर्घटना न हो जाए, कोई क्राइम न लिखना पड़े, इसलिए पहला नंबर ही पुलिस के गुड वर्क का लिखा जाता है। ये आज भी प्रचलन में है। थानाध्यक्ष हमेशा रवानगी पर रहते हैं, उनका डॉक्यूमेंट था। मुंशी जी जो वहाँ बैठते हैं, जो जीडी यानी ऑफिस का जो हेड होता है उसको हेड मुहर्रिर कहते हैं, और जो लिखने वाला, जीडी को लिखने वाला कांस्टेबल होता है उसको मुंशी कहते हैं। कांस्टेबल क्लर्क अंग्रेजी में कहते हैं, वो जीडी को लिखता है। और सबसे ज़्यादा पकड़, सबसे ज़्यादा प्रभाव थानाध्यक्ष का उसी जीडी मुंशी और हेड मुहर्रिर पर रहता है।
खबरदार बिना उसकी इजाज़त के एक भी शब्द आप उस पे नहीं लिख सकते सिवा रूटीन के। तो थानाध्यक्ष कब इलाके की देखभाल के लिए गए वो नोट करा देते हैं कि भाई मैं 10 बजे रवाना हुआ, और फिर अगले दिन 10 बजे फिर वापस आ गए, 10:05 पे फिर रवाना हो गए। अगर दिन भर में कहीं कोई काम नहीं हुआ है, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कोई क्राइम नहीं हुआ है, तो थानाध्यक्ष हमेशा क्षेत्र में रहेंगे। अगर कुछ हो गया है तो ऑफिस में आके कुछ जरूरी कागजात निपटाएंगे। अगर कोई गंभीर घटना हो गई, डकैती हो गया, कोई इनकाउंटर हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो वायरलेस से ही, अपनी जीप की वायरलेस से थाने को आदेश होता है कि जीडी रोक दी जाए, क्योंकि हैंड रिटेन होती थी। दीवान जी फौरन इशारा समझ जाते थे, वहीं पर जीडी रोक दी जाती थी और एक दूसरे कच्चे रजिस्टर पर जीडी चलने लगती थी। जब सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती थी, मैनेज हो जाती थी, तब कच्चे रजिस्टर पर लिखी हुई एंट्रीज को पक्के रजिस्टर पर लिख दिया जाता था, जिसको अदालत में भी जाना होता है, जो केस डायरी में भी लगाया जाता है। इसलिए उसको पक्का पूरा चूल से चूल, गांठ से गांठ मिलाकर उसमें लिख के और तब तैयार किया जाता है। जीडी किसी पुलिस स्टेशन पर चलेगी और कैसे चलेगी, ये प्रोविज़न पुलिस एक्ट 1861, हम आज भी 1861 के ब्रिटिश राज के बनाए हुए पुलिस एक्ट से गवर्न होते हैं। आप अंदाज़ लगाइए कि पुलिस एक्ट के जो प्रोविज़न उस समय ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ ने, बरतानिया हुकूमत ने बनाए थे, वो किस लिए बनाए होंगे, क्या पर्पज़ रहा होगा और किस तरह इस्तेमाल उनको करना था, लेकिन हम आज भी उसी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होते हैं। पुलिस एक्ट के प्रोविज़न सेक्शन 44 में ये उल्लिखित है कि थाने पर एक जीडी रखी जाएगी, जिस पे थाने की प्रत्येक गतिविधि टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें कौन मेंटेन करेगा, ये सब दिया हुआ है इसमें। इतनी लंबी सेवा काल में मैंने आज तक किसी भी थाने के थानाध्यक्ष को जीडी में कभी सोते हुए नहीं देखा। यानी वो 24 घंटा जगता है। मुंशी जी ने लिखा कि आज उस घटनास्थल पे गए, लौट के आए तो इस जगह चले गए, लौट के आए तो इस जगह जांच में चले गए। कभी मैंने ये नहीं देखा कि जीडी में ये एंट्री हो कि थानाध्यक्ष अपने दिन के सारे काम निपटाकर शाम को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर, थाना कैंपस में ही आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं। 1861 से लेके आज तक 160 सालों में थानाध्यक्ष कभी सोया नहीं है जीडी में। वैसे तो वो कुंभकर्णी नींद सोता है, लेकिन जीडी में आपको जगता हुआ मिलेगा। तमाम हमारे पुलिस के मित्र, किस्सागोई परिवार के जो इसे देखते हैं, अगर उनकी जानकारी में कुछ हो कि किसी थानाध्यक्ष ने खुद को आराम फरमाते हुए या खुद को सोते हुए जीडी में दिखाया हो, तो कृपा करके मुझे सूचना जरूर दें। कोई भी नहीं सोया। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। हो सकता है अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी किसी थानाध्यक्ष ने, कभी थाना प्रभारी ने ये लिख दिया हो कि साहब मैं इतना इतना काम करके आया और 11 बजे खाना खाकर सोने चला गया। इसी बीच में अगर कोई घटना हो गई तो फिर अंग्रेज़ अधिकारी यही कहता है कि तुमको थाने पर सोने के लिए तैनात किया गया है, तुम्हारे यहाँ घटना हो गई, तुम सो रहे हो। इस चीज़ को अवॉइड करते हुए 1961 से आज तक किसी भी थाने का थानाध्यक्ष जीडी में सोया नहीं है। If you will go by the general diary entries, none of the in charge of any police station slept even for a minute. यह आपको ये जानना आवश्यक है। बहरहाल ये फजिंग, ये हेरा फेरी जो जीडी में उस ज़माने में होती थी, उसको ख़त्म करने के लिए ही 2009 में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने लॉन्च किया और पुलिस में भी कहा कि हम ई गवर्नेंस पुलिस की करेंगे। बहुत विरोध हुआ कि साहब एफआईआर कैसे लिख जाएगी, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में
CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड सिस्टम्स, ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, इसी के तहत FIR लिखी जाती है। फिर इनको नेशनल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2011 में एक करार NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और BSNL के बीच हुआ कि वो कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे देश के हर थाने को, और ये प्रदान की गई। 2013-14 में उत्तर प्रदेश में भी उस समय तत्कालीन ADG लॉ एंड ऑर्डर श्री अरुण कुमार साहब थे, उन्होंने जिसको कहते हैं लठ मार मार के सारी जनरल डायरीज जो हाथ से लिखी जाती थीं उनको SSP कार्यालय में जमा करा दिया और ये कहा कि GD अब CCTNS पे ही चलेगी, FIR अब CCTNS पे ही चलेगी। और 2015 के बाद से उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी थाने में हाथ से लिखने वाली GD या हाथ से लिखने वाली FIR नहीं मिलेगी। और उसके पहले बहुत ढेर सारे हमारे परिवार के लोग हैं जिनके परिवार वाले भी पुलिस में तैनात होंगे, या हो सकता है उनके पास कोई इस तरह की FIR की प्रति हो 2010 के पहले की। आप देखिए वो हाथ से लिखी होगी, पढ़ना बड़ा कठिन था। मुंशी दीवान इस तरह लिखते थे कि वो भी शायद न पढ़ पाते अगर कभी उनको पढ़ने को दिया जाता। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया। उस जमाने में जो ये हाथ से लिखने वाली बात थी, यूपी पुलिस रेगुलेशन में भी उसका जिक्र है। हर एक का फॉर्मेट है। जनरल डायरी की जो बुकलेट थी उसका फॉर्मेट है, केस डायरीज का फॉर्मेट है, जिल्द पंचायतनामा का फॉर्मेट है, जिल्द FIR का फॉर्मेट है। जिल्द का मतलब वो बुकलेट, और ये सब नंबर्ड होते थे। और ये सारे पुलिस प्रपत्र जिसको कहते हैं, सारी पुलिस की ये जितने फॉर्मेट्स हैं ये गवर्नमेंट प्रेस में छपते थे, नंबर्ड होते थे, हर पेज इनका नंबर्ड होता था। वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर SSP को डिस्पैच किए जाते थे। SSP उसे अपने इंग्लिश ऑफिस में, या जो उसका SSP का जो ऑफिस होता है उसे इंग्लिश ऑफिस कहते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन होता है, जहाँ ज़िले भर की सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और उसका जो हेड होता है उसको हेड क्लर्क कहते हैं, HC, बड़ा बाबू उसको कॉमन पार्लेंस में कहते हैं। वो इस प्रिंटेड मटेरियल का कस्टोडियन होता है। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी डिमांड होगी थानों से कि हमें GD की 5 जिल्दें यानी 5 बुकलेट भेज दीजिए, मुझे CD की 7 भेज दीजिए, मुझे जिल्द FIR भेज दीजिए, जिल्द पंचायतनामा भेज दीजिए, तो वो SSP के ऑफिस से ऑन डिमांड थाने को दे दी जाती थी। ये परंपरा तब तक चली जब तक CCTNS में ये बात लागू नहीं हुई। CCTNS में भी ये सारे फॉर्म्स हैं, GD भी है, CD भी है, जिल्द पंचायतनामा, सब कुछ है, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर में है। कैस का सॉफ्टवेयर है, एडवांस सॉफ्टवेयर इसे कहते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर कैस 4.5। इसमें पुलिस के 22 फॉर्मेट्स हैं पूरे देश में, जिनमें ये सब चीज़ें हैं। GD का फॉर्मेट है, CD का फॉर्मेट है, सारी चीज़ों का फॉर्मेट है। और इसमें सारी लिखा पढ़ी अब डिजिटली होने लगी। उत्तर प्रदेश में ये देर से यानी 2014 के बाद शुरू हुई। साउथ के तमाम स्टेट्स में ये 2006-08 के बाद ही शुरू हो गई थी, और हमें नहीं लगता किसी प्रदेश में अब कहीं भी FIR या जनरल डायरी हाथ से लिखी जाती होगी। मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे एक बहुत खुशी हुई जब 10 अक्टूबर को शाम को करीब 6 बजे मुझे एक मेल हमारे किस्सा गोई के रेगुलर सदस्य श्री सौरभ यादव ने भेजी। श्री सौरभ यादव ने अपने मेल में ये लिखा कि आज उनका सिविल सेवा का UPSC सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स 2021 का, और उसमें एक सवाल जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के डिफरेंस का था। और उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी किस्सा गोई के एक अंक में आपने बहुत डिटेल में जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के डिफरेंस को बताया था। मुझे वो याद था और इस वजह से मेरा वो सवाल सही हो गया। सवाल तो 2 ही नंबर का होता है, गलत होने पे 1/3 और जुड़ के कटता है, उसमें माइनस मार्किंग होती है, लेकिन 2 नंबर बहुत होता है वहाँ
0.1 नंबर के लिए मार काट होती है। बड़ा एग्ज़ाम है, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। बहुत खुशी हुई मुझे कि सौरभ जी को, वो चूँकि रेगुलर व्यूअर हैं, कमेंट भी करते हैं, उन्हें किस्सा गोई के किसी एक एपिसोड की एक छोटी सी जानकारी उनके काम आ गई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बहुत ढेर सारे हैं, आप कमेंट में पढ़ते होंगे। वो बार बार तमाम चीज़ें कहते हैं कि साहब ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। तो इसीलिए मैं डिटेल जानकारी, क्योंकि अब पुलिस या पुलिसिंग अब किला नहीं रह गया कि किला अभेद्य किला है, पब्लिक नहीं जान सकती, लोगों को जानने का हक नहीं है। ये आपके और हमारे मकान जैसा भी पुलिस का मकान है। आपकी भी निगाह है पुलिस वर्किंग को। और इस डिजिटल युग में कौन सी चीज़ छिपी रहेगी, कौन सी चीज़ सीक्रेट है, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि कल को आपको कोई थाने में एक लिखित हाथ से या हैंड रिटन एफआईआर दे दे, आप फ़ौरन मना कर सकते हैं कि ये गलत है, ये फेक है, आप मुझे कंप्यूटराइज्ड एफआईआर दीजिए। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है आज की तारीख में। आपका मोबाइल खो जाता है, बैग खो जाता है, कोई सामान गिर जाता है, आप गुमशुदगी के लिए थाने पर जाते हैं, तो आपको कंप्यूटराइज्ड जीडी एंट्री की कॉपी मिलेगी। आप उसके हकदार हैं, आप उनसे मांगिए। हैंड रिटन कोई चीज़ आपको अब थाने से नहीं मिलेगी, और उसमें जो भी एंट्री होगी वो रियल टाइम की होगी, उसमें कोई फजिंग नहीं हो सकती। जैसा मैं इस घटना के बारे में बता रहा हूँ कि घटना 3 दिन पहले की है, जीडी एंट्री आज हो रही है। किन्हीं दो पक्षों की लड़ाई हुई और लूहू लुहान सब लोग आए। एसओ ने कहा कि जीडी रोक दीजिए, जिस पक्ष का फेवर करना है उसको 2 घंटे पहले में उसकी एफआईआर लिख ली, जिसको डिसफेवर करना है उसकी एफआईआर 2 घंटे बाद की लिखी। उनके हाथ में था, टाइमिंग उनके हाथ में थी, लिखावट उनके हाथ में थी, डायरी उनकी थी, लेकिन अब ये संभव नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि थानाध्यक्ष गोसाईगंज आरपी सरोज ने धमकाकर उसको नामजद एफआईआर उसकी करा दी, विजय को नामजद करा दिया उस व्यक्ति की हत्या में। मैंने बताया कि इतना आसान होता है कि नामजद आदमी को पकड़िए, गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, सारा काम खत्म। न तो एविडेंस के लिए मेहनत करनी है, न विवेचना में मेहनत करनी है, और न ही गवाह के लिए मेहनत करनी है। जैसे ही एफआईआर नामजद हुई, उन्होंने ताबड़तोड़ दबिश देनी शुरू कर दी, तलाश में छापे मारने शुरू कर दिए। कई दिन तक प्रयास करने के बाद भी विजय हाथ नहीं आया। उसको ये पता लगा कि वो भागकर लखनऊ में एक मकान पे छिप कर रह रहा है। पुलिस लखनऊ भी गई, शहर लखनऊ, सिटी लखनऊ की बात कही गोसाईगंज से। पुलिस सिटी में भी आई, बहुत तलाशा, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस इससे खिसिया के, इससे खींच के, इससे इरिटेट होकर उसके बड़े भाई बृंदा, जिसकी उम्र 32 साल थी, उसको घर से उठा लाई। ढूंढते ढूंढते, दबिश देते देते जब विजय नहीं मिला तो उसके भाई को पुलिस ले आई। उसकी पिटाई करती रही। विजय कहाँ जा सकता है, तुमको पता है, तुमसे संपर्क किया होगा, भाई कहाँ रहते हैं, बहन कहाँ रहती है, ननिहाल कहाँ है, चाचा कहाँ रहते हैं, चाचा के ससुराल कहाँ है। इस तरह के सवाल उससे पीट पीट कर पूछती रही। दोपहर में जब घर वाले खाना देने आते थे तो उनसे बात भी करा देती थी, और घर वाले उसकी हालत को देख के चिंतित होते थे कि तो बहुत मारा गया है। और बात पुलिस सिर्फ इसलिए भी कराती थी कि जो भी इनसे बात करके जाए उसे यह एहसास हो कि अगर विजय नहीं आया तो ये और पीटा जाएगा। पीटते पीटते 4 दिन हो गए। उसने जितनी रिश्तेदारियां बताई थी सब पर पुलिस भेजी गई, और चौथे दिन यानी 5 जून को विजय भी मिल गया। विजय मिल गया तो ये हुआ कि साहब वो आला कत्ल कहाँ है जिससे तुमने गर्दन काटी है। उसने यहाँ बताया, वहाँ बताया। फिर बृंदा को पीटना शुरू किया कि इससे कहो कि सही सही बताए, ये धमका रहा है, ये टहला रहा है, ये पुलिस को परेशान कर रहा है, जानबूझकर नहीं बता रहा है। दोनों भाइयों की फिर अच्छी तरह सारी श्रेणियों की पूछताछ हुई, कोई श्रेणी नहीं बची, इतना मारा गया, इतना पीटा गया। मारने के बाद थक हार कर
पुलिस ने दोनों को हवालात में बंद कर दिया। सुबह करीबन 3:45 बजे विजय ने हवालात के भीतर से हल्ला किया कि भैया लगता है मर गए, बृंदा लगता है मर गया, उसकी सांस नहीं चल रही है। मुंशी दीवान जो भी ड्यूटी पर थे भाग के गए, हवालात खोला, देखा वो मर चुका था। थानाध्यक्ष आरपी सरोज को जगाया गया कि अरे साहब बवाल हो जाएगा, ये तो यहां मर चुका है। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने पहला काम किया कि विजय को थाने से फौरन भगा दिया, क्योंकि जीडी में उसकी अरेस्ट की एंट्री नहीं की गई थी, कच्चे में जीडी चल रही थी। उन्होंने कहा पहले तो इसको भगाओ, क्योंकि अगर ये एंट्री होगी कि ये पकड़ लिया गया है, तब ये पूछा जाएगा कि भाई ये पकड़ लिया गया था तो इसके भाई को थाने पर क्यों बिठाया गया। अगर आपने मान लिया भाई से विजय के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछताछ के लिए आप ले आए थे, तो जब वो मिल गया तो क्यों बिठाया था। तो पहला काम किया, उसको भगा दिया, क्योंकि जीडी में वो थाने पर था ही नहीं, इसलिए उसे कहा तुम भाग जाओ, और अगर दिखाई पड़ोगे तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। डर के मारे वो भाग गया। सुबह 4 बजे आरपी सरोज अपने कुछ सिपाहियों के साथ बृंदा की लाश को लेकर थाने से 10-15 मीटर की बाउंड्री से 10-15 मीटर दूर ही एक हल्का सा पेड़ों का झुरमुट है, जंगल है, वहाँ पर उसे सड़क की पटरी पर गिराया और उसके ऊपर थाने की जीप को कई बार चढ़ाया। उस शव के ऊपर, उस मुर्दे के ऊपर, उस मरे हुए आदमी के ऊपर। वापस आकर जीडी में ये एंट्री कराई कि सुबह सुबह शौच के लिए भेजा गया था, किसी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस यहीं पर नहीं रुकी। थाना क्षेत्र में ही एक ढाबा चलाने वाले होटल चलाते थे, ढाबा चलाते थे, उसके मालिक रमेश को बुलवाया। मरता क्या न करता, उसको ढाबा चलाना है, कल को पुलिस लाठी मार के बंद करा देगी। रमेश से एक एफआईआर कराई कि ये शौच के लिए जा रहा था, अचानक उधर से ये फला 10 टहरा आई और उसने इनको टक्कर मार दी, ये वहीं पर गिर पड़ा, मैं चिल्लाया, पुलिस आई, देखा ये मर चुका है। एक्सीडेंट की एक एफआईआर करा दी उससे, अपने गवाह से, 2 गवाहों से उस घटना का समर्थन करा दिया। लाश को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डरा हुआ विजय थाने से जब भगाया गया तो सीधे अपने वकील के पास पहुंचा। वकील से पूरी बात बताई। वकील ने कहा कल ही तुम अदालत में सरेंडर कर दो, वरना ये जाने क्या कर बैठेंगे। अगले दिन सवेरे सवेरे ही उसने लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय के अदालत में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और वहां सरकारी वकील और उपस्थित अपने वकील को पूरी बात बताई कि कैसे कैसे मेरे भाई को पीट पीट के हवालात के भीतर मार डाला गया। जीडी सीडी अदालत ने तलब की। जीडी में सब वही बातें लिखी हुई थी, विवेचना में सीडी में सब वही बातें, क्योंकि थानाध्यक्ष को ही विवेचना करनी थी। जीडी के हिसाब से ये एक्सीडेंट था, शौच के लिए जा रहा था, ट्रक ने मार दिया, मर गया। जीडी के हिसाब से उससे वेयर अबाउट्स पूछे जा रहे थे विजय के, वो बता नहीं रहा था, बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था। अदालत में ही जो विधि संवाददाता होते हैं, लॉ रिपोर्टर्स होते हैं हर अखबारों के बारे में मैंने उस दिन बताया कि उस ज़माने में अखबारों से ही थोड़ी बहुत आशा हुआ करती थी, क्योंकि वो लिखते थे और सच लिखते थे। उस ज़माने में जो रिपोर्टिंग थी, खासकर क्राइम रिपोर्टिंग का ही मैं जानता हूँ, बाकी रिपोर्टिंग्स का मुझे नहीं पता है।
जो सच के जितना करीब लिखता था उसका उतना नाम होता था। बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर हमारे समय में, क्राइम रिपोर्टर जो आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में हैं, वो सिर्फ साफ लिखने, अच्छा लिखने, इम्पार्शियल लिखने के कारण जाने जाते थे। विजय ने पूरी बात बताई कि साहब क्या क्या हुआ था। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस आई कि पुलिस कस्टडी में डेथ, पुलिस ने अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए उसे जीप के पहियों से कुचल दिया। लेकिन जीडी सबमिट हुई, सीडी सबमिट हुई, विवेचना में फार हो गई तुरंत। होना कुछ उसमें था ही नहीं। और अदालत में वही कागजात सबमिट किए जाते हैं, वही किए गए। आज की घटना, अभियुक्त को नामजद करना या कराना, जल्दी से गिरफ्तार कर जेल भेज देने की लालसा या ललक, और जल्दी से जेल भेजकर चार्जशीट लगाकर अपने काम की इतिश्री कर लेना। इसी ललक में जब विजय नहीं मिला तो उसके भाई बृंदा को पुलिस उठा लाई कि क्यों नहीं मिल रहा है, जल्दी से मिल जाए, जेल भेज के हम अपना काम ख़त्म करें। रोज़ घर वालों से पुलिस इसीलिए मिलवाती थी ताकि घर वाले भी कम्युनिकेट करें, अगर वो उसके कांटेक्ट में है, कि जल्दी आके हाजिर हो जाओ वरना तुम्हारे भाई को पुलिस मार देगी। हुआ भी शायद वही कि अपने भाई की पिटाई से परेशान विजय ने मुखबिर से संपर्क किया, पुलिस के मुखबिर से, और पुलिस का काम आसान कर दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस इतना परेशान हो गई थी इसको गिरफ्तार करने में कि इसकी खीज उन्होंने दोनों पर फिर से उतारी। बृंदा को तो पीटने का कोई मतलब नहीं रह गया था। 4 दिन से पीट ही रहे थे, पीट रहे थे विजय के लिए, विजय आपको मिल गया, लेकिन फिर भी पीटते रहे कि इसने आला कत्ल कहाँ रखा है, इससे कहो सही सही बताए। पीटते पीटते इतना पीटा कि हवालात में वो मर गया, और अपना पाप छिपाने के लिए लाश को हवालात से बाहर निकालकर थाने से दूर ले जाकर उस पर पुलिस की जीप चढ़ाकर कुचल दिया गया। एक्सीडेंट बता दिया गया, गवाह तैयार कर लिए गए, मुकदमा भी लिखवा दिया गया, खुद विवेचना भी कर ली और खुद ही फाइनल रिपोर्ट भी लगा ली। ये इसलिए हुआ कि जीडी पर एक एक मूवमेंट की फर्जी एंट्री कर दी गई थी। शौच के लिए निकलना, फिर एक्सीडेंट का होना, फिर एक्सीडेंट की सूचना थाने पर आना, थानाध्यक्ष का मौके पर पहुंचना, बॉडी का पंचायतनामा करना, उसको सील करना, पंचायत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। और विजय की प्रेजेंस थाने पर थी ही नहीं, क्योंकि जीडी में उसकी प्रेजेंस नहीं थी। विजय का पता करने के लिए, बिंद्रा को पूछताछ करने के लिए ले आना, सुबह शौच के लिए जाना, एक्सीडेंट में मर जाना, अपने फर्जी आदमी से खड़ा करा के मुकदमा लिखवा देना, फर्जी गवाह तैयार कर देना। पुलिस के इसी तरह के पाप के कारण उस जमाने में पुलिस की बहुत बदनामी हुई। आप वो दौर देखिए, 95 से लेकर 2005 तक, उठा के इंटरनेट पे चले जाइए आप, पुलिस के इस तरह के कारनामों से अटा पटा पड़ा हुआ है इंटरनेट। और इसी तरह के काम से एक तो बदनामी, दूसरे जो सामान्य आदमी था वो पुलिस का नाम सुनते ही खौफ में आ जाता था कि अगर इनके आसपास भी पहुंचे तो किसी न किसी मामले में बंद होंगे, पिटाई होगी, हो सकता है मर ही जाएं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। एक और बात आपसे ये करनी थी कि कल रविवार है, कल इतवार है। पिछले इतवार को मैं था नहीं लखनऊ में, कल फिर 9 बजे मैं लाइव आऊँगा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों से काफ़ी दिनों बाद फिर से मुलाकात होगी। कल मैं लखनऊ का जो फेमस प्रिया वाही दहेज हत्याकांड था उसका जिक्र करूँगा, लेकिन वो मैंने सोचा है कि वो जिक्र थोड़ा छोटा रहेगा। कल आप लोगों से बातचीत ज़्यादा करने का मन है।
कुछ मसलों पर मुझे आपकी राय भी चाहिए। तो कल आपके पास जो भी सवाल हैं और जो भी आप जानना चाहते हैं, कल वो सब अपने पास रखिएगा। मैं 9 बजे आऊँगा, 1 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और ये प्रियावाही हत्याकांड जो लखनऊ का बड़ा फेमस हत्याकांड था, एक नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या हुई थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।